बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अल्कीन्स के जो रिएक्शंस थे वो टोटल 10 थे, जिनमें से 5 रिएक्शंस जो हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर ली थी। आज आपने जो रिमेनिंग 5 लेक्चर हैं जिनका मोस्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ताल्लुक होगा, वो आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन हैं जो कि अल्कीन से रिजेंबल करते हैं, जो अल्कीन से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे वो आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आपको उन क्वेश्चंस की असाइनमेंट दी जाएगी। और यकीन करें स्टूडेंट, अगर आज आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना और प्रीवियस लेक्चर आप उन दोनों को जहन में रखिएगा और उसके बाद आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए ये लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसान हो जाएगी। तो चलें, आज का जो लेक्चर है वो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बताना था कि प्रीवियस लेक्चर में ये दो चीज़ें आप लोगों की रह गई थी, तो पहले हम इनको देख लेते हैं। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो जिस तरह आपने अल्केन के हवाले से पढ़ा था, इन द सेम वे अल्कीन्स के जो मेंबर होते हैं जिनमें वो बता रहे हैं कि फर्स्ट 3 मेंबर्स, और फर्स्ट 3 मेंबर्स में कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? दैट इज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। All these three members are gases at room temperature, while carbon 5 to carbon 15 are liquids and the higher member are solids. So what is the meaning of these? That C5 represent pentene and onward to hexene, heptene, octene, nonene, इसी तरह डीकीन एंड सो ऑन। आगे जो ये सिलसिला है ये कंटिन्यू रहता है टिल कार्बन 15 तक। और इनके बारे में बता रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस दे विल आल्सो इंक्रीज। एज ए रिजल्ट देयर मेंबर्स एंड देयर फिजिकल स्टेट विल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। द सेकंड वन पॉइंट इज दैट all alkenes are insoluble in water, but they are soluble in alcohol. What is the reason behind this? Because they are hydrocarbon and they are the class of non-polar compound which dissolve in alcohol or any other organic solvent, but they are insoluble in water. The third one, their characteristic that they have characteristic smell। यानी इसका मतलब क्या है कि इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है और इसी तरह जब ये जलते हैं तो इनका फ्लेम काफी ब्राइट होता है। तो अभी आपको आगे कंबस्शन के टॉपिक में इनका ल्यूमिनस फ्लेम भी आपको दिखा दूंगी ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो ये है कि अनलाइक अल्केन दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज because of sp2 hybridization। तो इस हवाले से इन्होंने क्या बात डिस्कस की आप लोगों के साथ कि जो अल्केन के बर्फ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल पोलर तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी पोलर होती हैं, क्योंकि इनके अंदर एस करेक्टर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में होता है। और इसी वजह से इनके अंदर एस करेक्टर बढ़ने से, यानी अल्केन का एस करेक्टर 25% होता है स्टूडेंट, जबकि अल्कीन का एस करेक्टर 33.3% होता है। तो ये अल्केन के मुकाबले में थोड़ी सी पोलर है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ ए पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं, लेकिन पहले आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें। तो आपको याद होगा कि डायग्राम में ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, दिस हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम in which these two carbon atom will overlap by side wise overlapping। इसको हम बोलते हैं पैरेलल फैशन। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये एक p ऑर्बिटल है जो इस डायरेक्शन में है और इसके बिल्कुल सामने एक और p ऑर्बिटल है जो इसी डायरेक्शन में पड़े हुए हैं। और इन दोनों p ऑर्बिटल में क्या एबिलिटी है कि दोनों p ऑर्बिटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस साइड वाइज जो है वो ओवरलैप करते हैं। इट मीन ये जो इनकी सेंट्रल लाइन होती है जिसको हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं,
इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर नहीं आती जहाँ पे दो न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं, बल्कि इसके बजाय इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस के अबव एंड बिलो जो है वो लाई करती है। दैट्स व्हाई देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात इस तरह से आते हैं कि वो लाइन जो इन दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन करती है, ये इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी इस लाइन से क्या है, अवे है, यानी एक दफा ऊपर है और एक दफा नीचे है। तो रीजन, तो इसका क्या मतलब या मीनिंग क्या निकलता है? तो इसका मीनिंग ये निकलता है स्टूडेंट के, आप ये याद रखिएगा कि जब दो एटम के न्यूक्लियाई करीब करीब हो तो उनके इलेक्ट्रॉन अगर इस लाइन से अवे हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी टाइट नहीं होती। एज ए रिजल्ट कि जो इनके पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पी ऑर्बिटल में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। रीजन क्या है कि जो इसके पी इलेक्ट्रॉन वो लेस फैमिली हेल्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई। लेस फैमिली हेल्ड का मतलब क्या था कि यहाँ देखें कि जब आप पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उनमें पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैपिंग किस तरह से करते हैं, इस तरह से। ये जो डैश वाली लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये इनकी ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग है। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी या पाए जाने के इम्कानात क्या होते हैं, इज अवे फ्रॉम दिस लाइन जॉइनिंग दीज टू न्यूक्लियाई, यानी ये जो दो कार्बन एटम के न्यूक्लियाई को जो ये लाइन एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की एक फर्जी लाइन है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस लाइन के क्या हो जाती है, अवे हो जाती है। क्योंकि जितना ये अवे होती चली जाएंगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी वजह से पी इलेक्ट्रॉन आपस में ज्यादा टाइटली नहीं जुड़े होते। इट मीन ये एक वीकर बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि अगर आप इनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये फौरन से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और इनके वीकर होने की मेन रीजन क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉनों की ओवरलैपिंग का साइड वाइज होना है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से अवे चले जाना है। एक तो ये फैक्टर है स्टूडेंट्स। इसी तरह जो है यहाँ पे एक और जो चीज आती है वही आती है कि अगर आप अल्कीन के रिएक्शन को देखें तो अल्कीन के रिएक्शन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं इनके। तो यहाँ देखें हम ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के दौरान इट ब्रेक्स कंपैरेटिवली इजीली, रेंडरिंग अल्कीन्स एज रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। कि क्या होता है कि अल्कीन्स की जब भी हम बात करते हैं तो अल्कीन्स में ये जो डबल बॉन्ड है ये आसानी के साथ ब्रेक डाउन हो जाता है। और आसानी के साथ ब्रेक डाउन होने की वजह से, ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है ये आसानी से, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड अभी बताया कि ये एक वीकर बॉन्ड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जितने भी होंगे वो सारे के सारे वीकर होते हैं, क्योंकि ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की लाइन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे अवे है। इसको यहाँ पे देखें लिखा हुआ है दी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये जो येलो कलर का है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। दे आर अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द प्लेनर दैट इज कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम। तो चूंकि ये इस लाइन के अवे हैं, एज ए रिजल्ट ये जो लूजली हेल्ड पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मोर एक्सपोज टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब यहाँ देखें कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस तरह से था कि इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन के अबव एंड बिलो है। इट मीन ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का फंक्शन क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है अपने से ऑपोजिट चीज को, और जो ऑपोजिट चीज है यहाँ पर that is electrophile। and what is the meaning of electrophile? electrophile का मतलब है यहाँ पर कि any species which is an electron deficient, कि कोई ऐसी species जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनों की कमी को कैसे फुलफिल करती है, जब वो अपनी साइड में या अपने नियर बाय सराउंडिंग में कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ या इलेक्ट्रॉन पेयर जहां से उसको मिल जाए। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, के हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या दूसरे लफ्जों में वो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करती हो, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा एक्सपोज हो गई है, क्योंकि ये अबव एंड बिलो है, तो इलेक्ट्रोफिलिक यानी ऐसा कोई भी रिएजेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आसानी के साथ इन अल्कीन्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। दैट्स व्हाई अल्कीन्स ऑलवेज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस वेरी इजीली। तो इनके रिएक्शन की डिटेल आप लोगों ने हैलोजन हैलाइड्स में या हाइपोहेलस एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में इन सब की डिटेल आप लोगों ने पढ़ ली थी डिटेल में। तो वहां से आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनमें फर्स्ट वन रिएक्शन है इसका, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि जैसे ही अल्कीन में आप कोई भी ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और यहाँ पे एक कैटलिस्ट दैट इज सिल्वर ऑक्साइड, और स्टूडेंट आप लोगों ने इसका टेम्परेचर याद करना है, दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है इस स्ट्रक्चर में, देखें ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, एड एन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एपॉक्साइड। अच्छा, अब पहले तो आप इस वर्ड को देखें, दैट इज नोन एज द इपॉक्साइड। इपॉक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच देयर फंक्शनल ग्रुप इज ऑक्सीजन एटम विच इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पे क्या हो कि बेसिकली तीन एटम हो, या जब भी तीन एटम होंगे जिनमें दो एटम कार्बन के होंगे एंड वन एटम इज ऑक्सीजन का होगा, और ऑक्सीजन जो है इन दो कार्बन के साथ इस तरह से लिंक हो कि यहाँ पे एक ब्रांच या साइकिल बन जाए, थ्री मेंबर्ड रिंग बन जाए। इस थ्री मेंबर्ड रिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, दैट इज नोन एज द इपॉक्साइड। क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए हम इथाइलिन इपॉक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, या इसका सेकंड नेम जो है वो इथाइलिन ऑक्साइड है। आपको इन दोनों में से जो भी आसान लगे आप कर लें, लेकिन इपॉक्साइड को नहीं भूलना, ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट टाइम पेपर में अगर आपको कहा जाए कि इपॉक्साइड तैयार करें स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन से, तो आपने ये कंडीशन याद करनी है, आपने इन ऑक्सीजन को याद करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम ये डिस्कस करते हैं कि मैम यहाँ हाफ क्यों लिखा गया है, इस रिएक्शन को सिंपल O2 क्यों नहीं लिखा गया। तो रीजन क्या है कि हाफ कभी भी ऑक्सीजन जो है वो सिंगल एक एटम की सूरत में नहीं पाई जाती, यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते इस इक्वेशन को कि यहाँ पे जस्ट वन ऑक्सीजन एटम जो है वो ड्रॉ कर दें, बल्कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके साथ आप हाफ लिखते हैं, इस हाफ का ये टू इस टू को कैंसिल करेगा, एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन में आपको कभी भी खाली ओ नहीं मिलता, अगर वो ओ मिलता है तो वो या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है या आप उसे ब्रैकेट की सूरत में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम को रिप्रेजेंट अगर करना हो तो उसके साथ हमेशा 1/2 डाला जाता है। इस टू का मतलब होता है कि ये टू इस टू को कैंसिल कर रहा है, एज रिजल्ट ओनली वन ऑक्सीजन एटम इज लेफ्ट बिहाइंड, सो इथाइलिन एपॉक्साइड विल बी formed. In the same way, when this reaction will also perform with another member of this homologous series of alkene, that is propene, and the same condition will follow, but the epoxide which is formed is known as the propylene oxide. ठीक है, इसको आप प्रोपाइलिन ऑक्साइड कहें या प्रोपाइलिन इपॉक्साइड कहें, दोनों नाम जो है इसके लिए भी वैलिड होंगे। तो इस रिएक्शन की कंडीशन को बच्चों आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नोन एज द हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन क्या होती है, यहाँ पे आप लोगों ने ये जो मैंने काफी बोल्ड करके लिखा है, दैट इज नोन एज द बायर्स रिएजेंट। बायर्स रिएजेंट के बारे में पहले आप याद करें कि बायर्स रिएजेंट क्या होते हैं, दे आर 1% अल्कलाइनिक KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 का नाम क्या होता है, दैट इज पोटाशियम पर मैग्नेट इसको बोलते हैं। अगर आप अल्कीन में पोटाशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन ऐड करें, इसी के साथ आप इसमें वाटर भी ऐड करें, और इस सॉल्यूशन को आप थोड़ा सा वाटर डाल के डाइल्यूट भी कर लें, ठीक है। आपने इसमें एक कोई भी अल्कली भी ऐड करनी है, अल्कली से मुराद ये है कि सॉल्यूशन को बेसिक होना चाहिए। यानी आप करेंगे क्या कि पोटाशियम पर मैग्नेट का बच्चों अपना जो कलर होता है वो डार्क पिंक होता है, ठीक है। ये क्रिस्टल बड़ी ब्यूटीफुल और ब्राइट कलर की होती हैं, दैट इज ये पर्पल कलर होता है। लेकिन जब आप इसका वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो वो जरा पिंक कलर का सोल्यूशन इसका बन जाता है और काफी डार्क पिंक कलर होता है। तो जब भी आप किसी भी अल्कीन के मेंबर में, दैट इज इथीन हो, प्रोपीन हो, या कोई भी अल्कीन का मेंबर हो, उसमें आप पोटाशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और सोल्यूशन को कोल्ड करें और इसमें थोड़ी सी कोई भी बेस ऐड कर दें, तो इन सब चीजों के फंक्शन से क्या होता है कि इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे दोनों साइडों पे OH ग्रुप जो है वो लग जाएंगे, और ऐसा कंपाउंड जिसमें दो OH लग जाएं इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो या दूसरे लफ्जों में इसको आप बोल सकते हैं, ये OH क्या है, हाइड्रोक्सो ग्रुप है, तो दो दफा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो इसको हम कह सकते हैं कि जब भी अल्कीन में आप पोटाशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन ऐड करते हैं तो इससे डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, and these dihydroxy compounds are known as the vicinal glycol. vicinal अब अगेन आ रहा है वर्ड जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका मतलब क्या है कि दो कार्ब जो साथ साथ कार्बन है उन पर क्या लगे हुए हैं, दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इससे विसिनल ग्लाइकोल फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन का नतीजा क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन कंटिन्यू हो
और तो फौरी तौर पे अगर अल्कीन होगी तो इसका कलर जो होता है पिंक कलर, वो इस KMnO4 के सोल्यूशन का खत्म हो जाता है और यहाँ पे ब्राउन कलर बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज नोन एज द मैग्नीज ऑक्साइड। और एट द एंड इसके साथ जो है वो KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो बच्चों ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है जिसको आप बायर्स रिएजेंट कहते हैं, अब आप लोगों ने इसको याद करना है। ये एक्सरसाइज में इससे रेलिवेंट आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आप लोगों ने तैयार करने होंगे, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल, कि आया इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस चीज को डिटेक्ट करना हो तो इसके लिए जो है वो हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज नोन एज द कंबस्शन। कंबस्शन किसको बोलते हैं कि जैसे ही आप अल्कीन को बर्न करें विद ल्यूमिनस फ्लेम के साथ। अब ल्यूमिनस फ्लेम क्या है, ये देखें, ये वो फ्लेम है जो कि ब्राइट येलो कलर का इसका फ्लेम होता है, काफी रोशन किस्म का। तो जब भी इसके अंदर ये कंपाउंड बर्न हो दैट इज इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन, तो इससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट की फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज द ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एडिशन ऑफ ओजोन को। ओजोन क्या है, एक हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, और ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अनस्टेबल मोलोजोनाइड। और उसके बाद ये फौरी तौर पे रीअरेंज होकर ओजोनाइड बनाते हैं। ओजोनाइड जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड है एंड आर रिड्यूस डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन होता है। ओजोनोलाइसिस को हाइड्रोक्सिलेशन की तरह यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन की स्कीम को अगर फॉलो करें तो इस रिएक्शन की स्कीम में बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये देखिए ये इथीन है, ओजोन इसके साथ ऐड हुई। अब यहाँ देखिए ओजोन में टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3। तो आपने क्या करना है, इसके डबल बॉन्ड को फर्स्ट स्टेप में खत्म करना है। 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इस साइड पे ले जाएंगे और तीनों ऑक्सीजन को आप एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ ऐसे अरेंज करेंगे। जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द मोलोजोनाइड। और मोलोजोनाइड क्या होती है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फौरन से टूटता है और अपने आप को रीअरेंज करता है। अब बच्चों आप लोगों ने करना क्या है, जैसे ही मोलोजोनाइड को आपने बनाना है तो रीअरेंज करके इसको आपने एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है दैट इज ओजोनाइड। ओजोनाइड के अंदर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन टू कार्बन, अब यहाँ देखें यहाँ कार्बन टू कार्बन वाला बॉन्ड खत्म हो गया है। इन 3 में से 2 ऑक्सीजन को आप नीचे लगाएं और एन अदर 1 ऑक्सीजन को आप कहाँ लगाएंगे, टॉप पे। यहाँ देखें ये 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन तो इस साइड पे चली गई। हर केस में कार्बन के 4 बॉन्ड फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन नीचे होंगी और 1 ऑक्सीजन ऊपर जाएगी। जैसे ही अरेंजमेंट होगी तो ये कार्बन टू कार्बन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ओजोनाइड। अब ओजोनाइड स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने आप को फौरन से वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ देखिए बच्चों इस स्ट्रक्चर को ये मैंने रेड लाइन के साथ इंडिकेट किया है कि यहाँ से ये वाला हिस्सा ब्रेक डाउन होगा, इन द सेम वे यहाँ से ये वाला हिस्सा ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ देखिए पीछे क्या बच रहा है, ये एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कितनी है, दैट इज CH2 है यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। और यहाँ देखिए ये एक मॉलिक्यूल था और ये वाला सेकंड मॉलिक्यूल है दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ, अगर ये स्ट्रक्चर वो जो आपको बताया था ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विल बी फॉर्म। सो एट द एंड ऑफ दिस स्टेप दिस H2O2, इस H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा लास्ट स्टेप में और इस पर ऑक्साइड की एक ऑक्सीजन को साथ ले लेगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी दी वाटर। सो बच्चों आप लोगों ने इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन। और अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो डिस्कस इसको मेरे साथ कर सकते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है दैट इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि इसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज कोई भी मोनोमर है और उनकी आपस में अगर 1000 के करीब इन मोनोमर को आप ज्वाइन करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वो अपने आप को पॉलीमराइज कर लेते हैं। अब पॉलीमराइजेशन के लिए बच्चों यहाँ पे मोस्टली कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इस कैटलिस्ट का जिक्र आपकी बुक में नहीं है,
उन्होंने जस्ट इसका फार्मूला बता दिया, लेकिन आपको इसका नेम पता होना चाहिए। इस कैटलिस्ट का नेम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है कि एल्यूमिनियम के साथ 3 इथाइल ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम कैटलिस्ट, एज वेल एज टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोमर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल दे आर ज्वाइंट विद ईच अदर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पे ऑक्सीजन के आपने ट्रेसेस लेने हैं, दैट इज राउंड अबाउट 0.1% ट्रेसेस। और यहाँ पे जिगलर नाटा नाटा कैटलिस्ट कौन सा है, दैट इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इसमें इसकी चेन जो है वो पोली इथाइलिन की बनती चली जाती है, और इस तरह से अगर आप इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको गुड क्वालिटी पॉलीथीन की हासिल होगी। और ये इसके फार्मूलात हैं बच्चों, ये आप लोगों ने ध्यान से तैयार करने हैं। तो कल आप लोगों ने इस रिएक्शन की स्कीम 5 तक तैयार की थी। आज आप लोगों ने एक 6-1 रिएक्शन देखा, दैट इज इपॉक्साइड। इसी तरह अल्कलाइनिक KMnO4 सो बायस रिएजेंट के साथ आपने देखा कि अगर आपने अल्कीन का रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में करवाएं तो इपॉक्साइड बनता है। इसी तरह अल्कीन का रिएक्शन आप KMnO4 की प्रेजेंस में करवाएं तो ग्लाइकोल बनती है। अगर कंबस्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनती है। अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन peroxide, तो कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। तो ये आपके पास टोटली 9 रिएक्शन की सीरीज थी। अब आप लोगों की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों आप लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का खोलेगा, उसका बी पार्ट है कि गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द एल्कीन एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप लोगों ने अल्कीन की प्रेपरेशन खोलनी है, ठीक है। अल्कीन की प्रेपरेशन में आप लोगों को एक रिएक्शन करवाया था, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, दैट इज 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और इसी तरह इसका इन तीनों का रिएक्शन आपने किससे करवाना है, अल्कोहलिक की वजह से, क्योंकि ये आप लोग अगर रिएक्शन आपको याद होगा तो ही आप इस रिएक्शन को करेंगे। ये आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने इन तीनों को सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने करना है, इसकी हिंट मैं आपको साथ साथ दे देती हूँ। आप लोगों ने इनके लिए इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल इन दोनों आपके पास ये रिएक्शन दिए गए हैं, इन दोनों से आप लोगों ने प्रोपीन बनानी है, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है स्टूडेंट, इसमें भी 3 कार्बन है। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ मिस्टेक है, या उन्होंने गलती से डबल बॉन्ड लगा दिया है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि इससे अगर आपने अल्कीन बनानी है तो इसके लिए आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का टॉपिक देखना होगा। स्टार्टिंग मटेरियल यही रखिएगा, एंड पे आपको प्रोपीन मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल हो तो ये था, आपने याद होगा लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो उसके जरिए आप अल्कीन तैयार कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए भी इक्वेशन मुझे लिख के दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है कि इथीन को आपने कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। तो इथीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको हिंट दे दूं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपको अगर नहीं याद तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ देखें कि ये आपको बताया था कि जब भी अल्कीन का रिएक्शन आप एसिड से करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल। तो ये आपने चार्ट जहन में रखेंगे तो ही आपको ये रिएक्शन की कंडीशन जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि यहाँ तक। उसके बाद इसका बी पार्ट है कि आपने इथीन से स्टार्ट लेना है। आप देखें ये सारे अल्कीन के रिएक्शन है जो भी आपने पढ़े हैं कि आपने इथीन से स्टार्ट लेके ये कंपाउंड बनाने हैं। तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन कैसे बनाएंगे आप, कि आप सिंपल अल्कीन के अंदर क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन। इसी तरह आपने इथीन से इथाइन बनानी हो तो इसका भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, चलें इसको भी फिलहाल पॉइंट नंबर 2 को छोड़िएगा। उसके बाद अल्कीन से अल्केन बनानी है तो ये हाइड्रोजनेशन है। इसी तरह ग्लाइकोल अभी बताया, अभी आज की रिएक्शन में आपने पढ़ा बाल्स रिएजेंट में, वो आप लोगों ने तैयार करनी है। और ये भी आपके पास बच्चों इक्वेशन थी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की फ्रॉम अल्कोहलिक ओएच, इसका भी हिंट इधर दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपके पास कि आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन वन ब्यूटीन विल रिएक्ट, कि आपने ये टोटल 7 चीजें, इन 7 चीजों का रिएक्शन वन ब्यूटीन है। ब्यूटीन क्या है, अल्कीन है, लेकिन इसमें कार्बन कितनी होंगी, 4, और डबल बॉन्ड आप किस साइड पे लगाओगे, 1 पोजीशन पर। तो जैसे ही आप 1 पोजीशन पे लगाओगे तो आपको पता है एक फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजनेशन है, फिर ब्रोमिनेशन है, फिर KMnO4 वाला है,
HBr ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, ये हेलो हाइड्रोजन का रिएक्शन है, और ये H2SO4 का रिएक्शन है। तो ये आप सबको बताए थे कि आपको फाइनल प्रोडक्ट पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि आपने आइडेंटिफाई करना है अल्कोहल का एसिड से रिएक्शन करवाएं। तो आपको पता है कि एसिड से रिएक्शन करने पर हमेशा क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ये रिएक्शन है। तो यहाँ अल्कीन बनेगी फर्स्ट स्टेप में, फिर ब्रोमीन के साथ आप ऐड करवाएं और ये आप रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। इसी तरह इसी रिएक्शन को आप लोगों ने देखना है और इसको कंप्लीट करना है। कहीं पे मार्कोनी का रूल भी फॉलो हो रहा होगा, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो जब तक बच्चों आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप में से जो चंद स्टूडेंट्स मुझे करके दिखाते हैं उसमें उनका एडवांटेज है। जो स्टूडेंट इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो फिर बच्चों आपका अपना ही फॉल्ट है, आपका अपना ही नुकसान होगा। मुझे तो पहले भी ये चीजें आती हैं और अभी भी आ जाएंगी, लेकिन आप लोगों के लिए इश्यू बनेगा अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप एल्कीन में ऐड करते हैं, तो आपको बताया था कि वो मार्कोनी ऑफ रूल को फॉलो करती है। तो आपने इन तीनों का रिएक्शन करवाना है जी सल्फ्यूरिक एसिड से, प्रोपीन का, वन ब्यूटीन का और टू ब्यूटीन का। लेकिन जब आप ऐड करवाएं तो जहन में मार्कोनी ऑफ रूल को रखते हुए इन तीनों का रिएक्शन H2SO4 से करवाएं और इनके फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों ने बताने हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि अ, इस कंपाउंड को अगर आप HCl से ट्रीट करें तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले आप स्ट्रक्चर लिखें और उसके बाद मार्कोनी ऑफ रूल को फॉलो करें, देन यू विल बी एबल टू राइट द प्रोडक्ट व्हिच इज फाउंड बाय दिस रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका कि आपने आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन को। तो इसका हिंट आपको दे दूं कि यहाँ चूंकि PCl5 है, तो इसका फंक्शन क्या है, जस्ट टू प्रोवाइड क्लोरीन। ये क्या करेगा, इस A के अंदर इस OH को रिप्लेस करके खुद इसकी जगह पर लग जाएगा। और फिर आपको मैंने वर्ड्स रिएक्शन के बारे में किसी एक लेक्चर में बताया था, तो वर्ड्स रिएक्शन को आप यूज करें और ध्यान में रखें कि वर्ड्स रिएक्शन से क्या होता था। तो ये आप लोगों ने पूरी रिएक्शन की स्कीम है, ये आप लोग इसको हल करें और मुझे ये कल तक सबमिट करवा दें, ताकि मुझे जो है वो अंदाजा हो कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वैसे आप लोग लेक्चर इतने ज्यादा नहीं ले रहे। उसके बाद स्टूडेंट आज आप लोगों ने इथीन के यूजेस जो है वो पढ़ने हैं। इथीन का मेन यूज क्या है कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अभी बताया पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन में कि ये पॉलीथीन जो कि आम शॉपर जिसको आप बोलते हैं कि ये प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेनली दैट इज फॉर मेकिंग टॉयज, केबल्स, बैग एंड बॉक्सेस। इसी तरह फ्रूट के पकाने के लिए, अगर फ्रूट कच्चे रह जाएं तो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इन्हें बेहोशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेस, जैसा कि ग्लाइकोल अभी आप लोगों ने पढ़ा के MnO4 के रिएक्शन से। तो ग्लाइकोल जिन ममालिक में पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के रेडिएटर में जम जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए उसमें ग्लाइकोल डाल दी जाती है, दैट्स व्हाई दे कैन फंक्शन एज एन एंटीफ्रीज। इसी तरह अल्काइल हैलाइड इनसे आप बना सकते हैं, अल्कोहल इनसे आप तैयार कर सकते हैं। Next one and the most important use of ethene was they were used in World War One, and the mustard gas is prepared by the reaction of ethene with sulfur monochloride, that is S2Cl2। इसका नाम क्या है, सल्फर मोनोक्लोराइड, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब ये 2 से कैंसिल होगा तो सिंपल ये HCl बचता है। तो ये कहते हैं कि इससे जो ये प्रोडक्ट बनता है इसका नेम क्या है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज द मस्टर्ड गैस। इसे मस्टर्ड गैस क्यों बोलते हैं, इसे मस्टर्ड गैस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली एक गैस नहीं है, लेकिन ये एक इंतहाई डेंजरस किस्म का हाई बॉइलिंग लिक्विड है, दैट इज डिस्पर्स्ड एज अ मिस्ट ऑफ टीनी ड्रॉपलेट। कि जैसे ही ये देखें, ये वर्ल्ड वॉर 1 में एक पर्सन था, शायद कुछ लोगों के दिल कमजोर हो तो वो इस चीज को ना देख पाए, लेकिन ये देखें ये पर्सन जो है इस मस्टर्ड गैस से अफेक्टेड हुआ है, जिसकी वजह से इसकी स्किन जो है वो डैमेज हो गई है। कि एक पावरफुल वेसिकेंट है, दैट इज इट काजेज ब्लिस्टर्स, यानी इससे स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, ब्लिस्टर्स आंवले पड़ जाते हैं। तो ये जो है वो मस्टर्ड गैस की वजह से होता है। और मस्टर्ड गैस को एक केमिकल के तौर पर या ये जो है हथियार के तौर पर जो है वो पहली जो जंग अजीम हुई थी दुनिया के अंदर, वहां पे जो है इसको यूज किया गया था। और इस कंपाउंड का जो केमिकल नेम है दैट इज नोन एज द बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। अब कैसे है, ये देखें, ये क्लोरो ग्रुप है और ये क्लोरो ग्रुप है, कितनी दफा लगे हुए हैं, 2 टाइम, तो इस चीज को बोलते हैं डाइक्लोरो।
और ये क्लोरो ग्रुप किस कार्बन पे लगे हुए हैं, बीटा, एक कार्बन बीटा है, दूसरी कार्बन बीटा डैश है, तो इसको बोलते हैं बीटा बीटा डैश डाई क्लोरो। और ये CH3CH2 ये ग्रुप भी इथाइल है, ये ग्रुप भी इथाइल है, तो ये क्या ग्रुप होगा, इथाइल। और सल्फर के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सल्फाइड। तो ये जो है वो इथीन का यूज था, जो कि प्रीवियस जो है वो ईयर में वर्ल्ड वॉर 1 में सॉरी यूज किया जाता रहा। उसके बाद बच्चों अल्काइंस की थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि अल्काइंस क्या होते हैं। अल्काइन बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कार्बन टू कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं अल्काइन का अल्कीन से, तो इनके अंदर आप देखें यहाँ 2 हाइड्रोजन C2H2 इनका फार्मूला है, जबकि इथीन का जनरल फार्मूला C2H4 है। तो इनमें कितने कार्बन लेस हैं, तो 2 कार्बन मजीद लेस हैं। किससे लेस हैं, अल्कीन से लेस हैं। और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। और फर्स्ट मेंबर जो अल्काइन का है उसका फार्मूला C2H2 है, इसको हम इथाइन भी बोलते हैं, या इसका सेकंड नेम क्या होता है बच्चों, एसिटाइलिन। तो आप इन दोनों, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है, इथाइन जो है वो इसका IUPAC नेम है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अल्काइंस की प्रेपरेशन भी आपको मैंने सारी पढ़ा दी है प्रीवियस लेक्चर में। सिर्फ एक प्रेपरेशन आपकी रहती थी, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है, दैट इज CaC2। तो अगर आप इसको खोल के लिखें तो कार्बन टू कार्बन आपको बताया है कि टोटल हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाती है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा। और जब आप इसको कोक क्या होती है, दैट इज कार्बन, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम की और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फर्नेस में रिएक्शन करवाएं तो इससे सेलेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फाइनल आपके पास क्या बनता है, इथाइन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तक आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा। और इथाइन के यूजेस आज के लेक्चर में आपको बता देती हूँ, ताकि जब आप ये इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इथाइन का मेन यूज बच्चों किया जाता है वेल्डिंग में। वेल्डिंग में अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो अपनी आईज के ऊपर ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाते हैं, जो कि स्पेसिफिक होते हैं ताकि उनकी आईज जो है वो डैमेज ना हो उस लाइटनिंग की वजह से। तो इसलिए बता रहे हैं कि इसको ऑक्सी एसिटाइलिन टार्च बनाई जाती है, जो कि इस्तेमाल की जाती है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग द मेटल्स। सेकंड इसका यूज है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, एसिटिक एसिड में एंड एसिटाल्डिहाइड में इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। थर्ड वन इसका यूज है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर लाइक PVC। एंड व्हाट इज PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड बच्चों ये आम जो पाइप होते हैं ना, प्लास्टिक के पाइप जो होते हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पॉलीविनाइल एसीटेट, ये सारे पॉलीमर्स के नाम है। ये भी जब आप इथाइन की रिएक्शन पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह पॉलीविनाइल ईथर है, और लॉन भी एक पॉलीमर का नाम है, एंड नियोप्रीन रबड़, ये सारे के सारे पॉलीमर हैं। तो इथाइन का मेजर यूज क्या है, ज्यादा तादाद में ये पॉलीमर की सिंथेसिस करता है। इसी तरह इसके जरिए हम एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड भी बनाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर वार्निशेस। वार्निशेस क्या है, जो कि फर्नीचर की पॉलिश होती है उसको हम वार्निश बोलते हैं, रेजन्स में और रबड़ की सिंथेसिस में। और इसका भी यूज किया है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में है। तो इथीन और इथाइन दोनों को फ्रूट की राइपनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल राइपनिंग में किसको ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज इथीन। और इसी पे ही आपका आपकी बुक के अंदर MCQ भी होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों ने बच्चों तैयार करना है। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ तक था। जब तक आप बच्चों इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप रिएक्शन को लिख के नहीं देखेंगे, बल्कि आप लोग अपने लिए एक क्राइटेरिया सेट करें, आप अपना वीकेंड रखें। जितना आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर पढ़ लिए होते हैं, एक वीक के अंदर मोस्टली आपके 3 ही लेक्चर हो रहे हैं, तो आप पूरे 3 लेक्चर्स के अंदर जितनी इक्वेशन है उनकी लिख के बार बार प्रैक्टिस करें। उससे होगा ये कि एक दफा ये चीजें आपके जहन में नक्श हो गई तो फिर आपको ये भूलेंगी नहीं, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, वो बहुत इजी हो जाएगी। बस आप लोगों ने एफर्ट दिखानी है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ हिम्मत आपने करनी है और इनको प्रैक्टिस करनी है। इनकी बार बार लिख के इक्वेशंस की प्रैक्टिस करें तो आपको ऑर्गेनिक समझना और करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी असाइनमेंट कोशिश करें, लेक्चर को समझ के इसको याद करें और फिर इसकी सबमिशन जो है वो असाइनमेंट की मुझे करवा दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।